मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दांव पर दांव चले जा रहे हैं। इन्हीं में एक बड़ा दांव कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का चल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए, इससे विभिन्न वर्गों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इशारों में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि न्यायालय में आरक्षण और जातिगत जनगणना का विरोध किसने किया, ये सबको पता है। कमलनाथ ने सत्ता में आने पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने का भी वादा किया है। हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत मतगणना कराएंगे। ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। और ये जातिगत मतगणना से ही ये तो हमारी नींव है सामाजिक न्याय। हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारा ओबीसी है कि हम चाहें या ना चाहें, हमारे पास उपाय क्या है। अगर आप 55% है, पिछड़ा वर्ग 55% है, वो हमें याद रखना है। अब कोई शक नहीं कि 5 महीने बाद क्या होने जा रहा है। अभी जो अन्याय है आपको 5 महीने और सहना पड़ेगा। हमारी सरकार की किसी ने मेरे से मांग नहीं करी। मैंने शुरुआत करी कि 27% दिया जाए। 27% आरक्षण हुआ। कोर्ट में गए, कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, जो व्यक्ति कोर्ट में गया उसका वकील कौन था? उसका वकील था जो आज भारतीय जनता पार्टी में जबलपुर में एक बड़े पद पर है। तो कोर्ट में जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। उन्होंने एक चेहरा आगे कर दिया, पर पीछे से धक्का बोल लगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर काफी समय से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते कैबिनेट से 27% आरक्षण पास किया था, जिस पर हाईकोर्ट से रोक लग गई। दोनों पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी आज पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में घोषणा की है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश में जाति जनगणना भी होगी और साथ ही साथ जो आबादी है पिछड़ा वर्ग की उसके अनुपात में आरक्षण देने का भी काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया है, 27% आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से रोकने का काम किया। पंचायत चुनाव में जो ओबीसी को आरक्षण मिला था उसको भी रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, पिछड़ा वर्ग को अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य किसी वर्ग का सम्मान करना या उन्हें सही स्थान दिलाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी बहकाने का काम करती है, प्रोडक्ट अलग दिखाती है सैंपल के तौर पर, और जब सरकार बनाकर आ जाती है तो उसके बाद जो है टोटल जो गुलाटी मारने की उनकी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। कांग्रेस का कर्नाटक फॉर्मूला। कर्नाटक में कांग्रेस ने तय रणनीति के तहत ओबीसी वोटर्स की सेंधमारी की। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं बताने का मुद्दा ओबीसी के अपमान से जोड़कर उठाया। कर्नाटक में 22% ओबीसी वोटर हैं, जो 30 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 52 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। कर्नाटक का यही फॉर्मूला कांग्रेस एमपी में दोहराने की तैयारी में है। ओबीसी को अभी एमपी में 14% आरक्षण मिलता है। एमपी में ओबीसी मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। कांग्रेस आरक्षण और जातिगत जनगणना से ओबीसी को साधने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई नीति के साथ नेतृत्व को लेकर भी होती है। अब तक मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी का अधिकतर वोट बीजेपी को मिलता आया है तो इसकी एक वजह ये भी है कि बीजेपी का नेतृत्व भी उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह जैसे नेताओं के हाथ रहा है। वहीं कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ओबीसी नेता कांग्रेस के पास थे। ऐसे में बिना नेतृत्व के कांग्रेस सिर्फ नीतियों से ओबीसी वोटों को कितना साथ पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा जाति पर जोर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स।
2023 की चुनावी लड़ाई में जाति क्यों बीच में आई? कितना सफल होगा कांग्रेस का जातिगत जनगणना का दांव? ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनाव में कितना करेगा असर? क्या एमपी में असर कर पाएगा कांग्रेस का कर्नाटक फार्मूला? तो ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम एंगल हैं, तमाम पॉइंट्स हैं जिस पर केंद्रित आज की हमारी ये चर्चा होगी, आज की हमारी ये डिबेट होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है वो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम सारे मुद्दे सियासत में, राजनीति में नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है और तमाम वो रणनीतिकार जो कर्नाटक में रहे हैं उनको भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिम्मेदारी दे रही है। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात कही है, हालांकि इसकी शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन कर्नाटक में ये मुद्दा जो रहा कांग्रेस की तरफ से जोर शोर के साथ उठाया गया। अब कांग्रेस इस मसले को एमपी चुनाव में उठाना चाहती है, भुनाना चाहती है और यही कारण है कि एक बार फिर ये मसला चर्चा में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कह चुके हैं कि उनकी सरकार बनती है तो जातिगत जो जनगणना है या जो जातिगत जनगणना है वो होना चाहिए, उसकी बात वो कर रहे हैं। आज इसी से जुड़े मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में होंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू साहब। गोविंद जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी। रामकिशोर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। देवदत्त दुबे साहब का भी मैं स्वागत करता हूं और सीधे डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब के पास में आता हूं। दोगने साहब, जिस तरह से पीसीसी चीफ आपके नेता कमलनाथ अब ये कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना है हम उसका समर्थन करते हैं, हम वो जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या कर्नाटक में भी इसी तरह की चीजें थी? इसे कर्नाटक का फार्मूला माने जिस तरह से अब एमपी में इसकी चर्चा कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ? देखिए, कर्नाटक का फार्मूला माने आप तो वो भी ठीक है और इसके बाद हमेशा मध्य प्रदेश की सरकार माननीय कमलनाथ जी भी हमेशा ओबीसी वर्ग के हित में काम करते आए हैं। आपने देखा है उन्हीं ने 27% आरक्षण की घोषणा की थी और देने की भी पूरी तैयारी की थी और तैयारी करने के बाद कोर्ट में भाजपा गई थी और भाजपा के जाने के बाद उस पीरियड में भाजपा के जो वकील मनोनीत थे उनके द्वारा इसको लटकाया गया और उसी से अटका रहा अभी तक। वो नहीं तो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू हो जाता। तो वो निश्चित है कमलनाथ जी का पूरा उद्देश्य और लक्ष्य है कि ओबीसी को हम आगे बढ़ाएं, ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से उनको आरक्षण मिले, सुविधाएं मिले और वो कर रहे हैं। अभी कल के अधिवेशन में भी उन्होंने ये घोषणा की है कि 27% आरक्षण भी देंगे हम और जातिगत जनगणना भी होना चाहिए। उसमें क्या तकलीफ है? आपको पता तो होना चाहिए कि कौन कितना है और इतना है तो उसको हक उतना मिलना चाहिए। तो ये कौन सी गलत बात है? कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही बोला और जनता भी उसको स्वीकार कर रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना लाभ मिलना चाहिए। ये एक संविधान भी बोलता है और मानवीयता भी बोलती है। तो वो सही दिशा में काम कर रहे हैं और कर्नाटक में भी यही फार्मूला अपनाया तो उसका फायदा मिला है, मध्य प्रदेश में भी उसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन डॉक्टर दोगने साहब, एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि इस मसले की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जिनकी बात की जा रही, सारी चीजें कोर्ट में हैं। चाहे हम जातिगत जनगणना की बात कर लें, 27% हम आरक्षण की बात कर लें। देखिए, कोर्ट में अभी आप देख रहे हैं कोर्ट में कितने टाइम से लटकाया जा रहा है और ये लटक रहा है तो सरकारी वकीलों के द्वारा लटकाया जा रहा है और कोर्ट में
होने नहीं दे रहे कार्रवाई। तो इस कारण से हो रहा है। और ये भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार, देश में भी सरकार है, आप देख रहे हैं ये सरकारें काम रोक रही है। आपने देखा 14 महीने में भी जब सरकारों में वकील जो पुराने मनोनीत थे भाजपा के, उन्हीं के द्वारा उसको डील किया गया, इस कारण से लेट हुआ। नहीं तो कमलनाथ जी का तो बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य था कि ओबीसी को उनका लाभ मिलना चाहिए और 27% आरक्षण लागू करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और निश्चित है आगे आने वाले में भी घोषणा की है, उसका स्वागत है, बिल्कुल होना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या उसको अपनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। चलिए गोविंद मालू साहब के पास में आता हूं। गोविंद मालू साहब, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना, जिस तरह से उसकी वो बात कर रहे हैं, 27% आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी सरकार की वजह से ऐसा हुआ कि उसका लाभ नहीं मिल पाया, और कह रहे हैं कर्नाटक में फार्मूला उनका सक्सेस रहा, हिट रहा, और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किस रूप में देखें इसे, बीजेपी किस रूप में देखती है? राजेश जी, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जो नकली चेहरे हैं और झूठ बोलने में इतने माहिर और इतने निर्लज्ज है, ये बोल रहा है कि कोर्ट में लटका दिया। कोर्ट में लटकाया कांग्रेस की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय आपने दिया ना 27% आरक्षण। कि जब कोर्ट में गया तो आपकी कोई पैरवी करवाई ढंग से, आपके वकील थे बड़े बड़े, आपने वकील क्यों नहीं खड़े किए? आपके कारण वो 27% आरक्षण लटक गया। पिछड़े वर्ग की आप बात कर रहे हैं, हमने तो पूरी पार्टी पिछड़े वर्ग को सौंप रखी है। ये मंडल आयोग कब बना था, उसकी रिकमेंडेशन कब लागू हुई, ये भी जरा रेखांकित करते कांग्रेस के नेता। आपने कुछ नहीं किया पिछड़े के लिए, आप तो आ गए आप फसल काटने। और जातिगत जनगणना ये अंग्रेजों की तरीका था। ये जातिगत गणना थी कि हमारे इस बहुसंख्यक जो समुदाय है इसको तोड़ दिया जाए, इसमें विमनस्ता फैलाई जाए, इसमें जातिगत टुकड़े करके उनमें आपस में लड़ाया जाए। ये लड़ाने का काम भाई को ये कांग्रेस ने फिर बीज बो दिया। पहले बीज बोया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तब जिन्ना अलग हुए थे और एक देश अलग की मांग की थी जो इन्होंने स्वीकार की। और नेहरू ने निर्लज्जता के साथ सत्ता प्राप्त करने के लिए भारत की आजादी के लिए दो टुकड़े देश की तरह दी। यही अब करना चाहते हैं कि कौन सी जातिगत जनगणना की बात करें, ये समाज को समरस करने के बाद बजाय उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन से पिछड़े वर्ग की बात करें? अरे हमने 3 मुख्यमंत्री दिए पिछड़े, पहली उमा भारती जी, दूसरे बाबूलाल जी गौर और तीसरे शिवराज सिंह जी चौहान। और केंद्र में जो देश पर राज कर रहे हैं, विश्व में दिलों पर राज कर रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी। अपना किसको दिया? कौन सा चेहरा है आपका पिछड़ा? मध्य प्रदेश में जो पिछड़े हैं पिछड़ी गए। अरुण यादव की क्या हालत है, हमसे नहीं छुपी है, हम भी अंदर खाने की खबर रखते हैं कांग्रेस की। अरुण यादव का तो अंदर जी घुट रहा है। कौन सी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तवज्जो दे रहे? दिग्विजय सिंह जी तो पहले सुभाष यादव के दुश्मन थे। देखिए ये हमको मत बताइए आप, ये जो पूंजीपति और सरमाएदारों के चंगुल में कांग्रेस है, ये गरीब किसान के पास नहीं है कांग्रेस। वही शोषणकर्ताओं के हाथ में है कांग्रेस। और अब पिछड़ों का एक नया झुंझुना लेकर आ गई है कांग्रेस। ये देखिए पिछड़ों का आरक्षण हमने दिया, उसके बाद जो कोर्ट में पड़े थे प्रकरण इनके लोगों के कारण, उसके बाद हमने उसको ढंग से लड़ा। लेकिन जो अभी पेंडिंग चला हमने सब सत्ता है हमने भी दिया और केंद्र सरकार ने भी दिया। किस तरह समाज में बेमनस्ता फैलाना, किस तरह टेम्पटेशन पैदा करना, किस तरह से जाति भाषा के नाम पर दंगे इनके समय हुए, भाषा के नाम पर इनके समय दंगे हुए, जाति के नाम पर इनके समय दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे इनके समय हुए। विदर्भ को अलग करने की मांग करें, मराठवाड़ा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कहाँ की बात करें, हम सब दूर बेमनस्ता फैलाने का काम कांग्रेस। चलिए मालू साहब, दोबारा आऊंगा आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार तो पूरी घटना बता रहा हूँ, देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त दुबे साहब जी, संवैधानिक दर्जा हमने दिया आयोग को जी। चलिए देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त दुबे साहब, एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं। उस समय बेहतर कनेक्टिविटी आपके साथ नहीं थी, आखिरी में जाके जब सरकार जा रही थी। ठीक है मालू साहब, आता हूं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने बन ही नहीं पाएगा, आता हूं मालू साहब, डिस्प्यूटेड हो जाएगा। जी मैं आता हूं आपके साथ। देवदत्त दुबे साहब के पास में आऊंगा। लेके
चलिए देवदत्त दुबे साहब के पास में आता पिछड़े हूँ। वर्ग के हित जो थे तो चलिए जैसे मालू साहब धर्म आता हूँ, मैं आता हूँ, पिछड़े दोबारा वर्ग आता हूँ सरकार बनते से बना जी। देते चलिए थे, वरिष्ठ 15 महीने पत्रकार वो देवदत्त बताइए। दुबे साहब से भी कमेंट से ले लूं मैं, छोड़ के भाग रहे हैं नाइया। देवदत्त गई। दुबे साहब से भी कमेंट से ले लूं मालू ये साहब। सरकार किसकी है भाई? सरकार किसकी है? सरकार पे क्वेश्चन बनता है, ये विपक्षी क्वेश्चन नहीं बनता है। 20 साल से सरकार चला रहा, अब तक अरे अभी तक सरकार आपने हमारी क्यों नहीं हमने किया? दिया आरक्षण 27%। 20 साल से दिया सरकार में हमने। बैठे हैं, क्यों नहीं किया आपने? ये तो बताइए आप तो आप, अपनी आपने अभी पार्टी में तक तो क्यों दे नहीं दो, फिर किया? हमारी बात जाति करना। की जनगणना की है कि अपनी आपने पार्टी में आपने आरक्षण 27% दिया क्या? आरक्षण दे दो, 33% महिलाओं और को केंद्र दे में दो, 10 साल से बैठे हो संगठन में आप। दे दो, कहीं तो दे दो। आप देखो ये आप बूमेरांग बगल में बताइए नहीं जवाब। चलेगा अब देश की जनता के सामने। आपने जान गए आपकी। आरक्षण दिया, कमलनाथ जी ने हमने आरक्षण दिया। 33% आप आरक्षण बताइए दिया हमारे आपने दिया यहाँ कि शिवराज सिंह ने आरक्षण? संगठन में भी। बहुजन पिछड़ों के लिए को आरक्षण दिया क्या? पिछड़ों को भी पर्याप्त 27% स्थान चलिए हमारे चलिए यहाँ देवदत्त दुबे साहब सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है। चलिए दोनों मेहमानों से और मैं आप बाकी बात स्थिति- चलिए मैं आता हूँ, दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा। देवदत्त दुबे साहब जिस तरह से पीसीसी चीफ अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में जिस तरह से इसकी चर्चा बहुत रही, क्या यही कारण रहा है कि अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे या 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला तो कोर्ट में है। देवदत्त दुबे साहब किस रूप में देखे इसे? जी देखिए, राजनीति के लिए इसलिए कहा जाता है कि राजनीति तोड़ती है समाज को, क्योंकि जाति की जो बात करेगा वो समाज को तोड़ने का काम करेगा, चाहे कोई भी दल हो। और देश में ये हमेशा धर्म और राजनीति का सहारा लेके जिन राजनीतिज्ञों को जनाधार नहीं होता वो ऐसी राजनीति करते हैं, और कभी कोई सफल नहीं हुआ स्थायी रूप से। 1-2 चुनाव जीत लिए किसी ने, नहीं था। लालू यादव कभी नहीं हटते बिहार से, और मायावती कभी नहीं हटती उत्तर प्रदेश से। ऐसे कितने उदाहरण है देश में। आप किस जाति की बात कर रहे हैं? आप पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आज जब उम्मीदवार आमने सामने होंगे, यादव के सामने यादव होगा, लोधी के सामने लोधी होगा, कुर्मी के सामने कुर्मी होगा, कुशवाहा के सामने कुशवाहा होगा, तो जातियां वैसी बढ़ जाएंगी वो तो ये सब क्या है? केवल भ्रम फैलाने का काम है। और जिनके अकर्मण्य है, जो राजनीतिक पुरुषार्थ नहीं है जिनका, कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, मैं कहता हूँ वो जाति की बात करते नहीं तो सबका साथ, सबका विकास। आप वोट लेने फिर कहो ना कि हम बाकी जातियों की वोट नहीं चाहिए, केवल हमें इसी जाति की वोट चाहिए। जिसमें प्रतिभा होगी, जिसमें पुरुषार्थ होगा, वो अपने आप अपना हक हासिल कर लेगा। ये केवल राजनीतिज्ञों का वोट का तरीका है। जिन जातियों के नेता देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए, वे अपने ग्राम का और समाज का कोई भला नहीं कर पाए, और ना कोई ऐसा कर सकता है सबको इग्नोर करके। ये सब केवल 1-2 चुनाव में भ्रम फैला के वोट लेना और सत्ता हासिल करने का तरीका है। मुझे लगता है कि अब जब नई पीढ़ी एक तरह से अच्छे विचारों की आ गई है देश में, वो न जाति की बात करती है, न धर्म की बात करती है, वो केवल एक समरसता की बात करती है। तो सभी को समरसता की बात करना चाहिए, सभी को उचित प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। तब तो आप हो कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। तो आप विवेक का इस्तेमाल जब तक मुखिया करेगा तो उसको जातियों में, धर्म में, स्थानीयता पे, बाहरी पे, इन सब में नहीं बांटेगा। वो मानवता पे बांटेगा कि कौन श्रेष्ठ मानव है, कौन राक्षस है, कौन मानव है, कौन देव मानव है। इन सब में तुलना हो सकती है कि कौन प्रतिभावान है, किसको क्या हक चाहिए, क्या दिलाया जा सकता है, किसी का हक ना मारा जाए। अब नई पीढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करती ना धर्म की ना जाति की राजनीति। वो देखती है कि आप हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, आप विकास कराते हैं, आप एक समरसता का भाव रखते हैं। तो अब नेताओं को पता नहीं कब समझ में आएगा, कब तक ये लेकिन देवदत्त दुबे साहब, ट्रेंड तो वही दिख रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जातियों के जिस तरह से सम्मेलन हो रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये ट्रेंड बन चुका है इलेक्शन का, इलेक्शन के पहले का। एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन होता है, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव को बचे हैं, तो फिर टिकट की के हमारी समाज का इतना शक्ति प्रदर्शन है, आप इतने टिकट दीजिए। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है इसलिए है कि हम कितनी हिस्सेदारी उसमें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सार्वजनिक तौर पे एक तरह से कि इसको इतना आरक्षण, वो तो जो जैसे कोई समाज में काम करता है, चाहे वो किसी भी जाति का, लोगों के सुख दुख में साथ देता है, विकास के लिए सक्रिय, तो वो तो वैसे ही चुनाव जीत जाएगा। मैंने ऐसे
अनेकों उदाहरण देखे हैं। मैं आपको बताऊं कि रत्नेश सालुमन दमोह के पास नोएडा से जीते थे। ईसाई परिवार 50-100 परिवार रहे होंगे और वो चुनाव जीते थे। वहां लोधी और यादव बाहुल इलाका था, लेकिन वो चुनाव जीतते थे क्योंकि वो सबके साथ रहते थे। ऐसे ही भानु राणा देवरी विधानसभा से जीते। वहां नेपाली समाज का एक वोट नहीं था, उनका खुद का वोट सागर में था, लेकिन वो जीते, जबकि वो भी ब्राह्मण, लोधी, आदिवासी, यादव बाहुल इलाका है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं देश में कि जातियों को इग्नोर करके व्यक्ति को पसंद किया। तो आप व्यक्ति अच्छे बनिए, चलिए व्यक्ति अच्छे बनिए, लेकिन जिस तरह की हवा है, हवा का जिस तरह से रुख है वो एक अलग तरह की, और कहीं ना कहीं जो जाति की बात हो रही है और उस तरफ कहीं ना कहीं इसकी दिशा दिख रही है। सीधे डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब के पास में आता हूँ। दोगने साहब, अभी जिस तरह से गोविंद मालू साहब कह रहे थे कि अगर अब चूंकि मुकाबला है इसी तरह का है कि ओबीसी का, कि कौन कितना बड़ा हितैषी इस वर्ग का है, क्योंकि अब इस पर ये चलिए तमाम सारी चीज़ें, वो लाडली बहना लेकर आए तो आप फिर वहाँ पर 1500 रुपये वाली योजना लेके आए, और इसी का मुकाबला ओबीसी की अगर बात की जाए तो कह रहे हैं, मालू साहब कह रहे हैं कि हमने 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए, हमारा देश का प्रधानमंत्री उसी वर्ग से है। कैसा मुकाबला करेंगे? कि आपके पास चेहरे हैं इतने ओबीसी के? देखिए, बिल्कुल चेहरे हैं और लड़ रहे हैं, और कमलनाथ जी भी ओबीसी से आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चेहरे भी हैं, सब चीजें हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और ओबीसी जो है वर्ग आज मध्य प्रदेश में भी देखे या देश में देखे 50% की लगभग जा रहा है। तो अब भाई उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और अधिकार की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा गलत है? ये अधिकार की बात करना कोई गलत थोड़ी होता है। और निश्चित है मध्य प्रदेश में आज 52%, 50 से 52% करीब ओबीसी है, तो उनका प्रतिनिधि उतना है, उसका प्रतिनिधि मिलना चाहिए। मिलने की बात कर रहे हैं, जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा ना। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? जनगणना कराइए ना, आपसे पता लग जाएगा कौन कितना है, और जो जितना है उसको उतना हक दे तो निश्चित सबका भला होगा। आप किसी एक वर्ग को भला करके और एक को नुकसान करके तो नहीं चल सकते हो। आपको सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय अगर बात रखना है तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, और सबका ध्यान रखना पड़ा तो उसके हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसको लाभ भी देना पड़ेगा। तो जनसंख्या के हिसाब से देने में क्या तकलीफ है? वो तकलीफ की बात कर रहे हैं। और दूसरा नौकरी की बात है, जैसे सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए आप हो, सरकार में डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, सरकार में आपने अटका के रखा है। आप अगर थे तो कोर्ट में जल्दी डिसीजन करा लेते, आपके वकील वहां सरकारी थे, तो क्यों नहीं करा पा रहे? आप अगर देना चाहते, 20 साल से आप सरकार में बैठे, तब से क्या कर रहे थे आप? लेके आए थे कि 27% जब कमलनाथ जी ने सरकार बनी, और कमलनाथ जी ने लेके आए थे 27% आरक्षण, और अपने से उल्लू सीधा कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। तो आप पहले देखिए, अपने गिरबान में झांकिए। आप अगर कभी ओबीसी के हितैषी होते या ओबीसी के हितैषी मुख्यमंत्री बने थे, अगर आप बोल रहे हैं शिवराज सिंह जी या बाबूलाल गौर जी का या उमा भारती जी का, तो उन्होंने हित किया क्या? और हित किया होता तो वो हटते थोड़ी ना। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन है कि आप करिए, और आप चैलेंज बताइए ना, आप कितने दिन निर्णय करा देंगे? आपकी सरकार है, आपके वकील है, आपका कोर्ट है, आप बताइए। सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, कितने दिन में निर्णय करा देंगे और ओबीसी को आरक्षण लागू करा देंगे? ये बताइए। हमने तो बोल दिया है, सरकार हमारी आती है तो निश्चित लागू करेंगे। अच्छे वकील खड़े करना, कोर्ट में तर्क वितर्क होते हैं, आप लोगों ने उलझा दिया मामले को, अब हमसे कह रहे हैं निपटा दो। तो आप छल कपट का काम आपसे सीखे कोई? चलिए मालू साहब, अम्बेडकर को आपने हरवाया, जी में खड़ा करवा के हरवा दिया। अब देखिए, ये निर्गित शर्मा जाता है राजेश भाई जी, ये मुसलमानों का पहले हक है संसाधनों पर। ये किसने कहा? हम तो कहते सबका सब पर हक है। ये कह रहे थे उनके मनमोहन सिंह जी आंध्र प्रदेश में बोले कि मुस्लिमों का पहला हक है प्राकृतिक संसाधनों पर, बाकी किसी का नहीं है। तो कौन से पिछड़े हुए हितैषी हो गए, अनुसूचित जाति के हितैषी हो गए? तो एक ही बार के हितैषी, उनको वोट चाहिए। ऐसे कह रहे हमारा फायदा होगा इसमें, जातिगत जनगणना के आधार पर। देश को तोड़ने में इनका फायदा है, देश का विभाजन कराने में इनका फायदा है, देश में रक्तपात हो इसमें इनका फायदा है, देश में भाषा के नाम पर दंगे हो इसमें इनका फायदा है, देश में जाति के नाम पर भड़काने की राजनीति करे उसमें इनका फायदा है। ये देश का नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं हमारा कैसे फायदा हो। वो कर्नाटक में ऐसा हो गया तो हम यहाँ भी यही करेंगे, शुरू कत्लेआम कर दो बस। हमको तो चुनाव जीतना। देखिए, जैसे देश नहीं चलता है श्रीमान, देश चलता है बड़ी सोच से। देश चलता है देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने से। आप लोग जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं उससे देश को आपने गर्त में ले आके और हमारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। तो ये चीन की जमीन दे दी, अब वो नॉर्थ ईस्ट में आपने ऐसा घेरा बनाया
कि वो कभी भी टूट सकता था, तो हम मोदी जी का भला हो कि वो आ गए और उन्होंने वहां से वहां तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। चलिए चलिए क्योंकि वक्त की कमी है, देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, ठीक है, आपने बेहतर बात कही कि इस तरह से अलग अलग जाति की जब बात हो रही है, बात सामाजिक समरसता की होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब नई पीढ़ी सामने है और नई पीढ़ी इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करती। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो समय है, जो समय चल रहा है, ये मान लिया जाए कि अब जो ये लड़ाई है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, हमने कई इलेक्शन में देखी है कि जाति पर आधारित ये लड़ाई रहेगी कि कौन कितनी बड़ी चीज़ें या बातें किसी जाति के पक्ष में कर सकता है, इसकी एक लड़ाई अब दिखेगी एमपी में। देखिए, राजनीति में शुरू से ही धर्म और जाति के आधार पर थोक में वोट मिलने की जो व्यवस्था है, मतलब जो एक परोक्ष रूप से उसका सब दल उपयोग करना चाहते हैं। इसमें तो कैसे कैसे अकर्मण्य लोग जिनका कोई योगदान नहीं, वो मुख्यमंत्री बन गए, कहां कहां पहुंच गए, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग की वोट लेके एक विशेष, ये सब स्थायी नहीं है। मैं ये कहना चाहता था, ये तो चलेगी, ये हमेशा चलेगी। जो लोग जिनको पुरुषार्थ पे अपने भरोसा नहीं है, जिनको अपने समरसता पे भरोसा नहीं है, जिनको ये सबके शुभ का भाव नहीं है जिनके प्रति, केवल जिनने कोई कर्म नहीं किए, वो सब ये जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब एक बल गलाने का काम। किसी को भाई भाई को लड़ा देती है राजनीति, तो बेटा बाप को लड़ा देती है, परिवार में विध्वंस करा देती। कई जगह परिवार टूट रहे इस बात पे कि वो ऐसी एक बातें की जाती हैं। चलिए वक्त की चूंकि देवदत्त दुबे साहब कमी है, और जिस तरह की जो राजनीति है, जो सियासत है, एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ जाति के आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण पर भी जो रार है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अब जो समर है, जो समय है, इसी बात को लेकर है, क्योंकि चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा। तो जो एमपी की सियासत है, जो चुनावी सियासत और राजनीति कहें, कहीं न कहीं अब जाति की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और ये होड़ है कि कौन कितना बड़ा हितैषी किस वर्ग का है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।